हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटरजिल। आपको गेट प्रिपरेशन या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप गेटरजिल में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो पाइथन सीरीज़ है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे उप्स। इससे पिछले हम फंक्शन फिनिश कर चुके हैं। उसके अलावा अभी जो हमें उप्स डिस्कस करना है, उसके बाद हम और भी एडवांस टॉपिक जो है डेकोरेटर्स वगैरह वो सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि एक डिज़ाइन प्रिंसिपल है कि आप किस तरीके से क्लासेस बना सकते हैं, किस तरीके से आप मेंटेनेबल और अच्छे से कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो उप्स कंसेप्ट उसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो उप्स कंसेप्ट सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है हमारे पास क्लास का आता है। ठीक है, क्लास क्या होती है? क्लास एक ऐसा प्रोटोटाइप है, ऐसा मतलब यूँ मान लीजिए कि यूज़र डिफाइंड टाइप है, या फिर हम जो चाहते हैं हम वो क्रिएट कर सकते हैं क्लास की मदद से। ठीक है, हमारे पास पहले से क्या क्या अवेलेबल है? हमारे पास इंटीजर अवेलेबल है। ठीक है, हमारे पास फ्लोट अवेलेबल है। ठीक है, इस टाइप के वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास पाइथन में लिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, लिस्ट टाइप की एक क्लास है, टपल टाइप की एक क्लास है, सेट हमारे पास एक क्लास है। ऐसी बहुत सारी हमारे पास क्लासें अवेलेबल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके अलावा भी कोई और क्लास हो। मैं कोई और नई क्लास क्रिएट करना चाहता हूँ। मेरी क्लास का नाम है, मान लो कि माई क्लास। ठीक है, मैं एक ऐसी क्लास बनाना चाहता हूँ। ये एक नया मैं डेटा टाइप बनाना चाहता हूँ, और इस डेटा टाइप को मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका यूज़ करूँ। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर पाऊँ? उसके लिए मुझे कुछ तो चाहिए जिससे मैं नया डेटा टाइप बना सकूँ खुद के लिए। तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं क्लास की मदद से करूँगा। मैं एक क्लास बना लूँगा माई क्लास नाम की। ठीक है, माई क्लास नाम की मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर जो मैं चाहूँ वो वर्किंग लिख सकता हूँ और वही वर्किंग परफॉर्म करवा सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो क्लास की यहाँ क्या डेफिनेशन लिखी है? क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। तो मैंने क्या किया, क्लास कीवर्ड से एक नया डेटा टाइप बनाया, और उसके मैं वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। क्लास के क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो उनके ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ मैं, और उन ऑब्जेक्ट्स का मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, उसके अलावा क्लास में कुछ वो भी क्लास में जो वेरिएबल्स हम बनाते हैं, अब हम क्या करते हैं, हमने क्लास बनाई। ठीक है, तो मान लो मैंने क्लास बनाई माई क्लास। ठीक है, तो अब माई क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, एक डेटा टाइप बना रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, हम जब इंटीजर बनाते हैं या फ्लोट बनाते हैं या कुछ बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग क्लास है। ठीक है, str क्लास है। तो str का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर बहुत सारी मेथड अवेलेबल थी हमारे पास, बहुत सारे ऑपरेटर अवेलेबल थे, जैसे मैं 2 स्ट्रिंग को प्लस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये प्लस कैसे चल रहा है? ये प्लस कहीं ना कहीं इसका कोड क्लास, जब स्ट्रिंग क्लास है तो str क्लास के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ कि अगर ये कोई ऐसा प्लस लिखता है तो हमें किस फंक्शन को कॉल करना है या किस तरीके से इसका एग्जीक्यूट करवाना है। क्योंकि ये प्लस में 2+3 में भी लिख सकता हूँ, और यही प्लस में a+a 2 स्ट्रिंग के बीच में भी लगा सकता हूँ। तो जब यहाँ क्लास कौन सी यूज़ हुई है? इंट क्लास यूज़ हुई है। ठीक है, और यहाँ कौन सी क्लास हुई? तो ये डिफरेंशिएट कैसे करूँ मैं? तो ये कोड कहाँ लिखा होगा? ये कोड मैंने उसकी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि जब ऐसा हो तो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो ये चीज़ एक मुझे अचीव करनी है, तो मैं फिर क्या करूँगा? मैं क्लास का यूज़ करूँगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे क्लास के अंदर ये जैसे इंटीजर है तो 2 कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। ठीक है, मैंने x=2 लिखा, तो x क्या इंटीजर टाइप की क्लास का एक वेरिएबल बना है, ऑब्जेक्ट बना है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 स्टोर्ड है। तो उस 2 को भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह स्टोर किया होगा। ये पहले से इनबिल्ट मिलते हैं हमको, इंट वगैरह। ठीक है, अब हमें बनाने हैं तो हम इनका यूज़ करके अपना बनाएंगे। ठीक है, तो जो हम वेरिएबल्स क्लास के अंदर बनाते हैं, कौन कौन जो हम वेरिएबल्स क्लास के अंदर बनाएंगे उनको हम कहते हैं मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, क्या कहते हैं? मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, और जो हम मेथड्स लिखते हैं क्लास के अंदर, जो फंक्शन आते हैं उनको क्या कहते हैं? मेथड्स कहते हैं। तो मेथड्स को हम कहते हैं मेंबर मेथड्स। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है क्लास मेथड्स। ठीक है, और क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये दोनों हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास वेरिएबल, क्लास मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा फोकस क्या है? मेंबर मेथड्स और मेंबर वेरिएबल्स पे। ठीक है, तो जो वेरिएबल हमने क्लास के अंदर बनाए हैं वो क्या कहेंगे? मेंबर वेरिएबल्स। ठीक है, और मेंबर मेथड का जो क्लास के अंदर मेथड बनाई है वो क्या कहलाएगी? मेंबर मेथड्स। ठीक है, मेथड्स क्लास के अंदर 2 तरीके हो सकती है, क्लास मेथड और क्लास वेरिएबल भी होते हैं, वो कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब मुझे इनको एक्सेस करना है वेरिएबल को, तो मान लो माई क्लास नाम का एक क्या बना, माई क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, और मैंने उसको एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मुझे वेरिएबल है, उसके अंदर मान लो वेरिएबल f=20 लिखा हुआ है।
तो एक्स डॉट जब मैं एफ लिखूंगा, ठीक है, तो इस डॉट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस करता हूँ। एक्स डॉट एफ लिखा मतलब मैं इस क्लास के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर रहा हूँ मतलब क्लास के मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स डॉट एफ लिखूंगा तो वो एफ एक्सेसिबल रहेगा, उसके अंदर मेथड बनी हुई है, मान लो डिफाइन फन नाम की मेथड बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है, जो भी है सिंटेक्स। तो मैं एक्स डॉट फन लिखूंगा तो क्या होगा, वो फन फंक्शन फन मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम देखते हैं क्लास किस तरीके से हम बना सकते हैं कि एक्चुअल सिंटेक्स क्या होगा क्लास बनाने का, ठीक है। क्लास बनाने के लिए पाइथन में आपको सबसे पहले दी अपनी नॉर्मल फ्लो प्रोग्राम का, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्लास का नाम लिखा मैंने C1, उसके बाद 2 कॉलन और उसके बाद हमारे पास एक इंडेंटेशन वाला ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैंने लिखा x = 20, y = 30, ठीक है। और मैंने एक मेथड बना ली, मान लो डिफाइन सम नाम की मेथड है, ठीक है, जो क्या करेगी, जो रिटर्न करेगी x + y को, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लास बना सकते हैं सिंटेक्स लिखकर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक जो भी क्लास की मेंबर मेथड रहेगी, यहाँ पे एक नया कीवर्ड हम डिस्कस करेंगे आज, सेल्फ कीवर्ड, ठीक है। सेल्फ डॉट वाई, ठीक है। तो जो क्लास के मेंबर वेरिएबल होंगे उनको क्लास के अंदर कैसे एक्सेस करेंगे, उनको क्लास के अंदर हम एक्सेस करेंगे सेल्फ की मदद से, ठीक है। सेल्फ कीवर्ड है, सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, जिस ऑब्जेक्ट ने इस वक्त फंक्शन को कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे इस वक्त क्लास के क्या हो सकते हैं, क्लास एक डेटा टाइप बनाए तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो किस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया है वो रिप्रेजेंट कौन करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सेल्फ मेथड, ठीक है। जैसे कि माई क्लास C1 क्लास के क्या है, C1 क्लास के 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो मैंने ए डॉट सम लिखा और बी डॉट सम लिखा, तो इस सम मेथड को किसने कॉल किया, ए ने कॉल किया, बी ने कॉल किया, ये हमें क्लास के अंदर कैसे पता चलेगा, तो हमें ये सेल्फ क्या करेगा, अगर यदि ए ने कॉल किया हो तो ये सेल्फ ए का रेफरेंस कंटेंट करेगा, अगर बी ने कॉल किया तो ए किसका रेफरेंस कंटेंट करेगा, बी का रेफरेंस कंटेंट करेगा, ठीक है। तो सेल्फ कीवर्ड क्या करता है, सेल्फ कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कि फिलहाल किस ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया है, ठीक है, जिस मेथड ने कॉल किया उसका रेफरेंस, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। तो हम एक बार कोड रन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने क्लास बनाई माई क्लास नाम की, ठीक है। इसके अंदर x = 2, y = 3 रखा और एक मैंने डिफाइन किया सम नाम की मेथड, ठीक है। और मैंने क्या रिटर्न किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, obj, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, obj डॉट सम, ठीक है, और जो भी सम आएगा उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है प्रिंट होकर, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ समझना है क्लास किस तरीके से डिफाइन करना है आपको। ये क्या बना है, माई क्लास, उसके अंदर 2 वेरिएबल x और y, हमने सम नाम की मेथड बनाई है, ठीक है। सेल्फ क्या कर रहा है, सेल्फ उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने सम मेथड को कॉल किया है, ठीक है। अब यहाँ मेथड में पैरामीटर भी ले सकते हैं, a और b मैंने 2 पैरामीटर लिए हैं, ठीक है। तो 2x हो गए प्लस a प्लस b भी सम करके रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मान लो, ठीक है, और कुछ भी पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0, ठीक है। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। देखिए अब मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, obj2 भी माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। लेकिन एक में मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ
और एक में मैं क्या पास कर रहा हूँ, कुछ वैल्यूज़ पास करूँगा, ठीक है। obj2 डॉट सम को मैंने कॉल किया और इसके अंदर मैंने 3 और 4 पास कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जिसमें मैंने कुछ पास नहीं किया है तो सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस obj को रिप्रेजेंट करेगा, और obj2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, और जब इस यहाँ कॉल किया होता तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सम, ये सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, obj2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 3,4 पास किया है तो 3 + 4 + 5 कितना 9, 3 + 4 कितना होता है 7, 7 और 5 कितना 12, ये 12 प्रिंट करना चाहिए और ये हमारा कितना प्रिंट करना चाहिए, 5 प्रिंट करना चाहिए, ठीक है। तो आप मेथड में पैरामीटर, आप नॉर्मल जो फंक्शन बनाते हैं आप वो सारे फंक्शन क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको, तो इसका हम एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये 5 और ये 12, ठीक है। समझ में आ गई बात, किस तरीके से आप फंक्शन बना सकते हैं। क्लास के अंदर एक मेथड होती है इनिट मेथड, ठीक है। ठीक है, एक इनिट मेथड भी होती है, ये किस काम आती है, ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने काम आती है, ठीक है। मान लो मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में जब मैं बनाऊँ तब मैं कुछ वैल्यूज़ पास करूँ, जैसे अभी मैंने यहाँ पैरेंथेसिस क्या रखे हैं, एम्प्टी रखे हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ पास करूँ, जैसे जब एक्स और वाई की मैंने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू पहले जब मैं यहाँ से पास करूँ वो सेट हो। मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से खोलना होते हुए कैसे खोलो, माई ऑब्जेक्ट 2,3 पास हो तो एक्स में 2 जाए 3 जाए, यहाँ 4,5 पास हो तो एक्स में 4 जाए वाई में 5 जाए, ठीक है। तो ये मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। जब भी मुझे ऐसा अचीव करना हो, ऐसी चीज़ करना हो कि मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ना होते हुए कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त कुछ वैल्यू पास करूँ और वो वैल्यू जाके उस ऑब्जेक्ट में सेट हो, तो वो वैल्यू किस तरीके से सेट होगी, वो इनिट मेथड के थ्रू सेट होगी। इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, इनिट मेथड, ठीक है। ये इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे, लेकिन आप अभी इतना समझ लीजिए कि जब भी मुझे कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं, और मैं चाहता हूँ कि कुछ वैल्यूज़ मैं सेट करके दूँ ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जब इनिशियलाइज हो रहा हो, जब क्रिएट हो रहा हो, तब तो मैं उसको किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ, इनिट मेथड की मदद से, ठीक है। इनिट मेथड पहले से एक मेथड है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए, एक्स वाई, ठीक है। अब मुझे ऑब्जेक्ट के एक्स में और ऑब्जेक्ट के वाई में डालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेल्फ डॉट एक्स इक्वल टू एक्स और सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। तो सेल्फ डॉट एक्स लिखने से क्या मतलब हुआ, जिस ऑब्जेक्ट ने इसको एक्स को कॉल, जिस ऑब्जेक्ट ने इस इनिट मेथड को कॉल किया होगा उस ऑब्जेक्ट के एक्स में जाके और उस ऑब्जेक्ट के वाई में जाके, जैसे यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ कुछ पास कर लेते हैं, क्या पास कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पास कर लेते हैं 4 और 5 और यहाँ पास कर लेते हैं 20 और 30, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा होगा, ओबीजे बना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना है, ओबीजे का एक्स और वाई में क्या गया होगा, 4 और 5, ठीक है। लेकिन जब ओबीजे 2 बना होगा, ठीक है, तो उसके एक्स और वाई में क्या गया होगा, 20 और 30, ठीक है। तो सेल्फ डॉट एक्स, ये एक्स और वाई तो लोकल वेरिएबल हो गए इस मेथड के, और सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई क्या हुए, उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल। तो ये एक्स क्या है, ये ओबीजे डॉट एक्स मतलब सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया होगा उसका रेफरेंस। तो जब भी मैं सेल्फ लिखूंगा, अब जैसे यहाँ जब भी मैं यहाँ सेल्फ डॉट एक्स लिखूंगा, तो जब इस मेथड को ओबीजे 1 कॉल करेगा सम मेथड को, तब क्या होगा, सेल्फ डॉट एक्स अगर मैं कहूँगा कि इस मेथड किसने कॉल किया, ओबीजे 1 ने सम को कॉल किया, तो सेल्फ डॉट एक्स क्या करेगा, ओबीजे का एक्स रिटर्न करेगा, तो क्या आएगा 4। लेकिन उसी मेथड को अगर ओबीजे 2 कॉल करता है तो क्या होगा, ओबीजे जब मैं सेल्फ डॉट एक्स लिखूंगा तो क्या आना चाहिए, ओबीजे 2 डॉट एक्स मतलब 20 मुझे आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप सोचिए कि माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना 4,5, तो ओबीजे में क्या हुआ, 4 5 आया। अब जैसे ओबीजे डॉट सम कॉल किया तो अभी सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओबीजे को, तो ओबीजे डॉट एक्स क्या है 4, ओबीजे डॉट वाई क्या है 5, और ए बी में क्या है 0 0, क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ से पास नहीं करी तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0 0, तो इसका आंसर में क्या मिलना चाहिए 9, ठीक है। और जैसे मैं ओबीजे 2 में कॉल करूँगा तो क्या होगा, ओबीजे 2 में एक्स क्या है 20, ओबीजे 2 में वाई क्या है 30, तो 20 + 30 + ए और बी में मैंने कुछ पास किया है 3 और 4 +3
+4 तो कितना आएगा 57। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 9 और 57। ठीक है, ये पूरी स्टोरी समझ में आई। क्या हो रहा है कि जब भी मुझे इनिट मेथड आप याद रखिएगा, जब भी मुझे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना हो, जब मैं उसे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, माई क्लास से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो जब भी मुझे इस तरीके से इनिशियलाइज करना हो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त, तो मैं कौन सी मेथड यूज करूँगा, इनिट मेथड। जो भी आर्गुमेंट आप यहाँ देंगे वो यहाँ पास हो जाएंगे। इस सेल्फ को आपको पहला आर्गुमेंट रखना जरूरी है। ठीक है, एक बात और कि सेल्फ को आपको पहला आर्गुमेंट रखना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पहले आर्गुमेंट की तरफ पास होगा, बाकी के जो आर्गुमेंट है वो 1 बाय 1 पास होते रहेंगे। आप पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, आप जैसा चाहें वैसा आर्गुमेंट रख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो हमने फंक्शन में पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको मेंबर वेरिएबल्स उनको सेल्फ के थ्रू एक्सेस करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई, बाकी तो पूरी स्टोरी सेम ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 9 और 57। तो इस कोड को हम रन करते हैं। ठीक है, जो हमने सोचा था एक्सपेक्टेड आंसर हमारा क्या है 9 और 57, तो वो हमें मिल रहा है। तो आपको पूरी स्टोरी क्लियर हुई कि ऑब्जेक्ट 2 में मेंबर वेरिएबल्स कौन से हुए। ठीक है, मेंबर फंक्शन किस तरीके से हुए, जो भी मेथड के अंदर सेल्फ एज ए आर्गुमेंट पास होगा वो सारी की सारी मेथड क्या कहलाएगी, मेंबर मेथड कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी समझ में आया, मेथड भी समझ में आया आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है समझ में आया आपको। ऑब्जेक्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। ठीक है, वही बात है कि जो क्लास बनी उसका हमें कोई इंस्टेंस बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, वेरिएबल बनाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, देखो स्टेट बिहेवियर आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे कि जब ओबीजे बना था हमारा और यहाँ हमारा क्या बना था ओबीजे 2, तो ओबीजे 2 की अपनी स्टेट थी कि अपना एक्स की अपनी खुद की वैल्यू थी 4, वाई की खुद की वैल्यू थी 5, एक्स की खुद की वैल्यू 23, वाई की खुद की वैल्यू 33। तो दोनों की क्या है, दोनों की आइडेंटिटी अलग है, दोनों का एड्रेस अलग है, दोनों की फंक्शन जो है वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के खुद की अपनी अपनी वैल्यूज अपने अपने स्टेट्स हैं। ठीक है, तो स्टेट बिहेवियर आइडेंटिटी जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनकी दोनों की क्या होगी, अलग अलग चीज़ें होंगी दोनों की। ठीक है, वो दोनों से एक दूसरे इंडिपेंडेंट होंगे, उन दोनों का कोई लिंकेज नहीं होगा। ठीक है, और क्लास क्या होती है, क्लास एक इन दोनों का क्या है, इन दोनों का सिंटेक्स जो है, इन दोनों का जो पूरा जो क्या कह सकते हैं हम कि इन दोनों का जो क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रिलीजन होगा, मतलब इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि वो सेम होगा। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ को बिलोंग करेगी। ठीक है, कि ये दोनों किसको बिलोंग करती है, माई क्लास को बिलोंग करती है। ठीक है, माई दोनों माई क्लास के सबसिक्वेंट है। ठीक है, उस ये जो डिफाइन करेंगे रूल्स, वही रूल्स ये दोनों ऑब्जेक्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बात समझ में आई। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर 4 जो कोर कंसेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के वो यूज होते हैं। पहला है आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है, पहला, दूसरा है अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्शन, और तीसरा जो है वो है ठीक है, पहला है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है अब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है इनहेरिटेंस और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, इनकैप्सुलेशन का मीनिंग होता है रैपिंग ऑफ फंक्शन एंड डेटा या वेरिएबल्स कह सकते हैं आप इनटू सिंगल यूनिट। ठीक है, कि जो भी फंक्शंस हमने क्या करा, हमने क्लास बनाई। ठीक है, क्लास इस चीज़ को फॉलो करती है कि इनकैप्सुलेशन क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए। ठीक है, एक्स और वाई, और उनके ऊपर कुछ मेथड बनाई। ठीक है, तो जो भी मेथड जो भी मेथड्स होगी जो इन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करेगी, जिन वेरिएबल्स को यूज़ करेगी, इनको जो भी एक्सेस करेगी, वो सारी की सारी मेथड मैं उस क्लास के अंदर डिफाइन करूँगा। जैसे इंटीजर, हमारे पास क्या इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, हम सम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो भी ऑपरेशंस है, जो भी मेथड्स हैं इंटीजर के ऊपर, वो कहाँ डिफाइंड है, इस इंटीजर क्लास के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, क्लास इंटी के अंदर सब कुछ डिफाइंड है। ठीक है, उसके अलावा आप कोई मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग की कोई मेथड है,
स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, जैसे लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक मेथड है इंडेक्स, लिस्ट डॉट इंडेक्स, ठीक है। तो क्या ये इंडेक्स मेथड में इंटीजर पे कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, लेकिन लिस्ट पे कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि लिस्ट के अंदर वो इंडेक्स मेथड डिफाइंड है और इंटीजर के अंदर वो मेथड डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो जो ऑपरेशंस मैं अपने इस क्लास के ऊपर करना चाहूँगा वो सारे के सारे ऑपरेशन मैं कहाँ डिफाइन करूँगा? इस क्लास के अंदर डिफाइन करूँगा। इस क्लास के अंदर जो ऑपरेशन डिफाइन नहीं होंगे वो कोई भी ऑपरेशन या कोई भी मेथड में कॉल इसके ऊपर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर वो मेथड कॉल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि जो भी आपके पास डेटा है और जो भी फंक्शन है, जो फंक्शन उन डेटा को मैनिपुलेट करेगा वो सारे के सारे आप एक ही ग्रुप के अंदर या एक ही कोड के अंदर आप एक ही क्लास के अंदर रैप कर दीजिए और उसके बाद तो वो क्लास क्या करेगी? इनकैप्सुलेशन वाले कंसेप्ट को क्या करेगी? फॉलो करेगी, ठीक है। या फिर जो भी आप डेटा टाइप बना रहे हैं सी प्लस में अगर आपने पढ़ा हो तो सी प्लस में भी सी प्लस प्लस में क्लास बनती है, ठीक है। तो वहाँ भी आपने अगर यदि पढ़ा हो तो इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट फॉलो होता है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है? अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन कहता है कि आप सिर्फ वो डेटा बताएं जो ज़रूरी है, ठीक है। या फिर हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब्स्ट्रैक्शन का सीधी मीनिंग होता है हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। जैसे हम इसको एग्जांपल समझते हैं कि मेरी क्लास है, ठीक है। क्लास क्या करती है कि एक शॉर्ट नाम की क्लास है मेरी, ठीक है। ये जब भी आप इस शॉर्ट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऐसा मान लीजिए शॉर्ट नाम की क्लास है, तो जब भी आप शॉर्ट नाम की क्लास बनाएंगे, नहीं आप फंक्शन मानिए, क्लास छोड़िए फंक्शन मानिए, ठीक है। एक फंक्शन है शॉर्ट नाम का, ठीक है। एक लिस्ट लेता है और इस लिस्ट को सॉर्ट करके हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। रिटर्न क्या करता है? सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। तो हमें यह पता है कि ये फंक्शन सॉर्ट करता है, हम उसमें लिस्ट पास करेंगे तो हमें आउटपुट में सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन किस तरीके से करता है, क्या चीज़ें यूज़ करता है, कौन से एल्गोरिथम यूज़ करता है, ये हमें नहीं बताया इसने। तो यही चीज़ क्या कहलाती है? अब्स्ट्रैक्शन कहलाती है कि हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सॉर्ट कैसे किया उसने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है? सॉर्ट मिला। जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ हमें बतानी है, उससे ज़्यादा हम एक्स्ट्रा नहीं बतानी है, ठीक है। वो चीज़ कहाँ आती है? अब्स्ट्रैक्शन में आती है, ठीक है। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो उसमें प्राइवेट वेरिएबल्स और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स का कंसेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें कहाँ आती है? वो सारी चीज़ें आती है अब्स्ट्रैक्शन के अंदर, कि प्राइवेट वेरिएबल्स हमें नहीं दिखाने हैं। प्रोटेक्टेड वेरिएबल क्या कहते हैं कि हमें जिसको जितनी एक्सेस देना है हम उतनी ही देंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? अब्स्ट्रैक्शन के अंदर आती है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग वगैरह के अंदर, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या कहता है? ठीक है, इनहेरिटेंस क्या कहता है कि मान लो एक क्लास मेरे पास पहले से बनी हुई है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं बेस क्लास, ठीक है, बेस क्लास। दूसरी मैं क्लास बना रहा हूँ एक और, उसे मैं कहता हूँ चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो क्या होगा? बेस क्लास जो है वो क्या करती है, उसके अंदर कुछ मेथड्स डिफाइंड है पहले से, जैसे इसमें सम नाम की मेथड डिफाइंड है, और इस सम नाम की मेथड की मुझे ज़रूरत चाइल्ड क्लास में भी पड़ रही है, या ऐसा कुछ है जो कुछ चीज़ें ये चाइल्ड क्लास जो है ये इसका मतलब ऐसा मान सकते हैं आपकी डिसेंडेंट है, ऐसा कुछ है। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल ले तो एनिमल और डॉग का कंसेप्ट लेते हैं कि एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। चाहे एनिमल नाम की एक क्लास है मेरी, ठीक है, ठीक है, क्लास किस नाम की? एनिमल नाम की क्लास है, ठीक है। अब एनिमल क्या करते हैं? एनिमल का क्या हो सकता है? कलर हो सकता है, ठीक है। वो और क्या कर सकते हैं? उनकी रनिंग, जैसे कोई एनिमल के कितने लेग्स हैं, या ऐसी कोई चीज़ें हम स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी ये दो प्रॉपर्टी मान लो एनिमल के हमारे पास फिलहाल, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी के हर एनिमल में बिलोंग करेगी। जैसे अब डॉग हुआ तो उसमें बिलोंग करेगी, ठीक है, क्लास डॉग। तो क्या मैं डॉग के अंदर फिर से कलर और ये डिफाइन करूँ, कलर लेग्स वगैरह से फिर से डिफाइन करूँ? नहीं। जब डॉग इस चीज़ को फॉलो करता है, ये इसका डिसेंडेंट है, ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म है, ये मोर जनरलाइज फॉर्म है, ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। डॉग एक स्पेशलाइजेशन हो गया एनिमल का, ठीक है। क्लास दूसरी हो सकती है एक और,
कौन सी हो सकती है, डॉग है, और क्या हो सकती है, काऊ मान लो, ठीक है, काऊ भी एक एनिमल है, ठीक है। तो डॉग काऊ ये स्पेशलाइज्ड हो गया, काऊ किस एक स्पेशल एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉग एक स्पेशल एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन एनिमल का तो जनरलाइज हो गया, हर एनिमल का कलर होगा, हर एनिमल के लेग होंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ मुझे अब क्या चाहिए, अब मुझे इन दोनों में यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इनके अंदर डिफाइन नहीं करूँगा वापस से, मैं क्या करूँगा, मैं इनहेरिट करूँगा। मैं इसको क्या कहूँगा कि तुम एनिमल से वो सारी चीज़ें ले लो, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ तुम एनिमल से ले सकते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, एनिमल क्लास को इनहेरिट किया। तो एनिमल के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होगी, जो जो फंक्शन इसके अंदर डिफाइंड होंगे, वो सारे के सारे यहाँ भी एक्सेसिबल रहेंगे और वो सारे के सारे यहाँ भी एक्सेसिबल रहेंगे, ठीक है। तो इसके ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनहेरिटेंस। किसी और क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना है, किसी और क्लास की बिहेवियर को या जो भी ऑपरेशंस उसके अंदर मेथड्स बनी हुई है उन सभी को एक्वायर करना क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। कि इसने क्या किया, इसने दो क्लास ने क्या किया, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी उन सभी को इनहेरिट कर लिया अपने में, ठीक है। बात समझ, यहाँ लिखा हुआ है इनहेरिटेंस लेट्स वन ऑब्जेक्ट एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज थी, दो मेथड क्या बोलते हैं उसे, दो मेंबर्स वेरिएबल्स थे, उन दोनों मेंबर वेरिएबल्स को इस डॉग ने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है, अपने अंदर इनहेरिट कर लिया, ठीक है। तो ये कहलाता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो क्लास थी, एनिमल क्लास थी, उसे हम क्या कहते हैं, जनरली बेस क्लास कहते हैं। एनिमल क्लास को हम क्या कहते हैं, बेस क्लास, ठीक है। और जो नीचे डॉग और काउ वाली जो क्लास थी उन्हें क्या कहते हैं हम, चाइल्ड क्लास कहते हैं, ठीक है, या इसे पेरेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास क्या करती है, बेस क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करती है, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट समझ में आया, उप्स का इनहेरिटेंस, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि आपके पास नेम वन है, ठीक है, कि आप एक ही चीज़ से मल्टीपल काम करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे सम करना है, लेकिन सम में कितने एलिमेंट पास करूँगा ये नहीं बताया मेरे पास। मैं कभी एक एलिमेंट पास करता हूँ, कभी दो एलिमेंट पास करता हूँ, कभी, जैसे पाइथन में तो हमारे पास लिस्ट है, लेकिन मान लो कि मैं एक सम मेथड है जो सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रही है, दूसरी सम मेथड है जो दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो पाइथन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाइथन में ठीक है, पाइथन में मेथड ओवर लोडिंग का कंसेप्ट नहीं है, ये कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। पाइथन में जो कंसेप्ट है वो है मेथड ओवरराइडिंग का, ठीक है। पाइथन में जो पॉलीमॉर्फिज्म पॉसिबल है वो किससे पॉसिबल है, वो है इनहेरिटेंस के थ्रू पॉसिबल है। कि मैंने क्लास बनाई, ठीक है, बेस क्लास, उसके अंदर एक मेथड है, ठीक है, मेथड है fun1 नाम से, ठीक है, और मैंने क्लास बनाई चाइल्ड क्लास, जो क्या कर रही है, बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है। तो इसके अंदर भी चाइल्ड क्लास अवेलेबल होगी। अब अवेलेबल तो हो गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी खुद की भी हो, ठीक है, ये मेथड fun1 है। अब मैं इसके अंदर कोई मेथड डिफाइन नहीं करता हूँ और मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के fun1 कॉल करता हूँ, तो क्या होगा, बेस क्लास वाली fun1 कॉल हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ fun1 की अलग डेफिनेशन हो, ठीक है, जो जनरलाइज डेफिनेशन उससे थोड़ी डिफरेंट हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ फिर डिफाइन कर दूंगा चाइल्ड क्लास को, मैं fun1 को। तो ये मेथड क्या होगी, ये क्या हो गई, ये मेथड ओवरराइड हो गई, कि ये जो ओल्ड डेफिनेशन थी उसको हमने नई डेफिनेशन से ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में किस तरीके से अचीवेबल है, मेथड ओवरराइडिंग की हेल्प से अचीवेबल है, ठीक है, इनहेरिटेंस और मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो ये चारों कंसेप्ट आपको समझ में आए। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि नेम सेम है लेकिन दो अलग अलग डेफिनेशन है। इनहेरिटेंस क्या कहता है कि हमें किसी और की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना है। अब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है कि हमें जितनी रिलेवेंट चीज़ें हैं उतनी ही दिखानी है, हमें डिटेल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हाइड करना है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि फंक्शन और डेटा को सेम ग्रुप में कंबाइन कर लो, ठीक है। तो बाकी इनकी जो वर्किंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और आपको जो भी क्यूरी हो प्लेसमेंट रिगार्डिंग, एप्टीट्यूड रिगार्डिंग या फिर गेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप गेटेड जेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।